नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बढ़िया चल रही होगी। साथियों, पिछली क्लास में हमने आपसे प्राइस इंडेक्स मेथड के बारे में चर्चा की थी। इसमें हमने आपको बताया था कि इसमें 3 प्रकार के सूचकांक होते हैं। WPI एक होता है, एक CPI होता है और एक PPI होता है। तो आज आइए यहीं से शुरुआत करते हैं और WPI को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो हेडिंग डाल लीजिएगा आप लोग, WPI फुल फॉर्म आपको पता ही होगा, होलसेल प्राइस इंडेक्स। होलसेल प्राइस इंडेक्स। अब ये होता क्या है, इसको हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। इसमें होलसेल प्राइस का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है साथियों? होलसेल प्राइस का। नाम से ही पता चल रहा है, इसमें होलसेल प्राइस का यूज किया जाता है। यूज किया जाता है। अब प्रश्न ये उठता है कि ये होलसेल प्राइस होता क्या है। ये होलसेल प्राइस होता क्या है? तो देखिए, जब बाजार में वस्तुओं की प्रथम बार बल्क में बिक्री या खरीद होती है, ठीक है, तो उसे ही क्या कहा जाता है? होलसेल प्राइस कहा जाता है। इसी होलसेल प्राइस के आधार पर एक इंडेक्स का निर्माण किया जाता है, एक इंडेक्स बनाई जाती है। अब इंडेक्स बनाने के लिए हमें वस्तुओं की लिस्ट चाहिए होगी, है कि नहीं? तो WPI में जो बास्केट बनाई जाती है, उसमें सिर्फ हमको बास्केट जो हमको बनाना है, उसमें सिर्फ हम किसको शामिल करते हैं? गुड्स को, वस्तुओं को ही शामिल करते हैं। इसमें सेवाओं को शामिल नहीं किया जाता है। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों? क्योंकि सेवाओं का होलसेल प्राइस नहीं होता है, होगा ही नहीं, क्योंकि आप सेवाएं बल्क में नहीं लेते हैं। सेवाओं का मतलब जैसे आप हॉस्पिटल की सेवा ले रहे हैं, तो ऐसा नहीं होगा कि 500-600 लोग आपके परिवार के सदस्य हों। पहली बात तो होंगे ही नहीं, और वो इकट्ठे हॉस्पिटल की सेवा नहीं ले सकते हैं। सेवाएं आप फुटकर अर्थात रिटेल में लेते हैं। सेवाएं आप किस में लेते हैं? रिटेल में, फुटकर में लेते हैं। तो वस्तुओं का होलसेल प्राइस होता है, क्योंकि उनको स्टोर भी किया जा सकता है। अब प्रश्न ये उठता है साथियों कि वस्तुएं कौन सी होती हैं और इनकी गणना कैसे की जाती है। आइए इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो WPI में वस्तुओं को 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। WPI में वस्तुओं को 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है या किया जाता है, ऐसे ही लिख लेते हैं। अब ये वस्तुएं कौन कौन सी होती हैं? नंबर 1 तो होता है आपका प्राथमिक वस्तुएं। इसमें आपका कच्चा माल आता है। से कच्चा माल ये प्राथमिक वस्तु माना जाता है। दूसरा है आपका विनिर्मित उत्पाद, मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट। और तीसरा होता है ईंधन एवं ऊर्जा। ये 3 श्रेणियां हैं। ये 3 क्या है? श्रेणियां हैं। और इन तीनों समूहों में कुल 697 वस्तुएं। कितनी वस्तुएं हैं साथियों? 697 वस्तुएं। ये आंकड़ा है, आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हो सकता है कल को भविष्य में चेंज हो जाए। अब चेंज कब होगा? जब आधार वर्ष चेंज हो जाएगा। फिलहाल वर्तमान में जो WPI का आधार वर्ष है, WPI का बेस ईयर वो 2011-12 है। 2011-12 है। सरकार ने सोचा था अभी कुछ दिनों पहले कि चेंज कर दिया जाए, लेकिन वो चेंज नहीं किया गया है अभी, जब तक कि मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं। पुराना जो आधार वर्ष था वो 2004-05 था। पुराना 2004-05 था। अब हमने आपको राष्ट्रीय आय और उत्पाद के दौरान ये बताया था कि बेस ईयर का निर्धारण कैसे किया जाता है और सरकार आधार वर्ष क्यों बदलती है, क्योंकि आधार वर्ष करंट ईयर के जितना नजदीक होता है, आंकड़े उतने सटीक भी आ सकते हैं। फिलहाल वर्तमान में 2011-12 है और पुराना 2004-05 था। भविष्य में चेंज भी हो सकता है। अब प्रश्न ये आता है कि WPI की गणना किस आधार पर की जाती है? तो WPI की गणना मासिक आधार पर की जाती है। WPI की गणना मासिक आधार पर, मंथली बेसिस पर, मासिक आधार पर। और किसके द्वारा की जाती है? आधार पर आर्थिक सलाहकार का कार्यालय
कार्यालय, सलाहकार का कार्यालय। ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, इकोनॉमिक एडवाइजर द्वारा की जाती है, मंथली बेसिस पर की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? आर्थिक सलाह का कार्यालय, आर्थिक सलाहकार का कार्यालय। अब गणना कैसे की जाती है इसको मैं एक उदाहरण लेकर समझाता हूं। इसकी गणना करने के लिए साथियों हमको क्या क्या चाहिए होगा? एक तो आधार वर्ष चाहिए होगा, कुछ वस्तुएं चाहिए होंगी और भारांश चाहिए होगा। बात क्लियर है? इसको आप ध्यान से समझिएगा, क्योंकि इस तरीके से आपको कोई नहीं बताएगा कि WPI की गणना कैसे की जाती है। आप कहीं पे भी चेक कर सकते हैं। खैर, ध्यान दीजिए। तो हम लोग आइए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। अब यहाँ पे मैं मान लेता हूं कि जो बेस ईयर है वो 2011-12 है। बेस ईयर है हमारा 2011-12 और करंट ईयर अर्थात वर्तमान वित्तीय वर्ष जो चल रहा है वो हम लोगों का कौन सा चल रहा है? वर्तमान वित्तीय वर्ष 2022-23 चल रहा है, 22-23। ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देना कि बेस ईयर है हमारे पास और बास्केट में मैं कुछ वस्तुएं मान लेता हूं। जैसे मान लेता हूं मैं कि एक फूड आइटम है मेरे पास, वही पुराना वाला फूड आइटम, और खिलौना है और लैपटॉप, खिलौना और एक लैपटॉप है हमारे पास। ये इतनी चीजें हैं हमारे बास्केट में। हम किसकी गणना कर रहे हैं? WPI की गणना कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए कि फूड आइटम जो बेस ईयर में उसका प्राइस था वो था 200 रुपए और खिलौने का मैं मान लेता हूं कि 100 रुपए था और लैपटॉप का मूल्य मैं मान लेता हूं कि बेस ईयर में 30,000 रुपए था। अब ये वर्तमान वित्तीय वर्ष में कीमतें कुछ बढ़ गई होंगी मुद्रास्फीति के कारण, तो मैं मान लेता हूं कि फूड आइटम बढ़ के आपका 300 रुपए हो जाता है और ये जो खिलौना है ये 100 के बजाय 150 रुपए हो जाता है और ये लैपटॉप मैं मान लेता हूं कि बढ़ के 45,000 रुपए का हो जाता है। अच्छी खासी मुद्रास्फीति मान लीजिए कि हो चुकी है। खैर, अब ये सब जो मूल्य आप देख रहे हैं ये सब थोक मूल्य हैं। थोक मूल्यों के आधार पर कीमतों में वृद्धि की गणना मैं कर रहा हूं। दूसरे शब्दों में मैं इसे ऐसे कह सकता हूं कि हम WPI के आधार पर मुद्रास्फीति की कैलकुलेशन करेंगे, लेकिन हम इससे तुरंत ये रिजल्ट नहीं निकाल सकते कि मुद्रास्फीति कितनी है। इसके लिए हमें पहले एक अनुपात कैलकुलेट करना होगा और इस अनुपात का फॉर्मूला मैं यहाँ पे आपको लिख देता हूं कि R बराबर रेशियोज बराबर होता है P1/P0। P1 होता है करंट ईयर प्राइस, और P0 होता है आपका बेस ईयर प्राइस। यहाँ पे आप समझिए, बेस ईयर प्राइस। इतनी बात क्लियर हो गई। अब हम लोग सबका रेशियो निकाल लेते हैं। अब अगर सबका रेशियो निकालें तो ध्यान दीजिए कि कितना आएगा। फूड आइटम का हम लोग यहाँ पे अगर मान लो निकालते हैं तो ये कितना आएगा? P1 कितना हो गया हमारा? 300 और बेस ईयर कितना था? 200। तो ये 20 छम्मा 1.5। अब ऐसे ही अगर मान लीजिए कि इसका निकालते हैं तो ये कितना आ जाएगा? 150/100। तो ये भी कितना आया? 1.5। और ऐसे ही लैपटॉप का अगर हम लोग निकाल रहे हैं 45,000/30,000, तो ये भी आपका कितना आया? 1.5। तो सबका जो हमारे पास रेशियोज आ रहा है वो कितना आ रहा है? 1.5। मैंने आंकड़े जानबूझकर ऐसे माने हैं ताकि हम लोगों को कैलकुलेशन में बहुत ज्यादा दिक्कत ना हो। तो अब ये जो हमारा अनुपात आया इसको हम लोग क्या काम करेंगे? बेटेस से मल्टीप्लाई करेंगे। बेटेस से क्या काम करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। मुझे उम्मीद है आपको यहां तक पूरी बात क्लियर हो गई होगी। अब आइए इसको ध्यान से समझते हैं। तो ये भी मैं इरेज कर देता हूं। ये रहा हमारा जो सीन था। तो हमने क्या क्या निकाला? हमने निकाला कि रेशियोज निकाल लिया। अब हमने आपसे कहा कि इसको हमें बेटेस से मल्टीप्लाई करना होता है, तो हमें इन वस्तुओं को क्या देना पड़ेगा? बेटेस देना पड़ेगा। तो मैं यहाँ बेटेस दे देता हूं W। ठीक है। हमने आपको बताया है कि भारांश सर्वाधिक उस वस्तु को दिया जाता है जो सर्वाधिक उपयोगी होता है। तो यहाँ पे देखिए आप, सबसे अधिक उपयोगी क्या होगा? फूड आइटम होगा। तो मैं फूड आइटम को सर्वाधिक भारांश दे देता हूं। मान लो कि 60% मैंने इसको दे दिया और मैं खिलौने को जो है वो 30% दे देता हूं और लैपटॉप सबसे लग्जरी आइटम है यहाँ पे, तो इसको मैं 10% दे देता हूं। टोटल हो गया ना 90%। अब इसको हमें क्या काम करना है? इसको हमें मल्टीप्लाई करना है।
तो देखिए रेशियोज जो आए थे वो सबके 1.5 आए थे। रेशियोज जो आया था हमारा वो क्या आया था, 1.5 आया था। अब ध्यान देना आगे, इसको मैं थोड़ा सा इधर लेके आता हूं। अब इसकी मल्टीप्लाई करना है मुझे, तो यहाँ पे एक कॉलम बनेगा R इंटू डब्ल्यू का, तो 1.5 इंटू 60 ये कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा साथियों। और 1.5 इंटू 30 ये कितना आ जाएगा, 45 आ जाएगा। और 1.5 इंटू 10 अगर मैं करता हूं तो ये कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। अब इन तीनों को आप जोड़िए, जोड़ने को हम लोग सिग्मा या समेसन कहते हैं, समेसन आर डब्ल्यू। तो ये कितना आ जाएगा, 45, 15, 60, 90, 60, 150। जबकि तीनों का टोटल कितना होता है साथियों, 100% होता है। ये देखिए आप, जर्मन एक अर्थशास्त्री थे अर्नेस्ट लाफ्टायर्स, हो सकता है प्रोनाउंसिएशन में कुछ त्रुटियां हो जाएं इनका नाम लेने में, तो आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा। वैसे यही नाम है और सही भी मैंने बोला है प्रयास करके। इन्होंने इन्फ्लेशन की रेट कैलकुलेट करने का एक फार्मूला दिया था। फार्मूला देखिएगा, जो ये जर्मन अर्थशास्त्री साहब हैं, इन्होंने बताया था समेसन आर डब्ल्यू माइनस डब्ल्यू अपान डब्ल्यू इंटू 100। ध्यान देना, अब समेसन आर डब्ल्यू कितना आया हम लोगों का आया है 150 माइनस 100, और डब्ल्यू कितना है, टोटल वेटेज वो है 100 मल्टीप्लाई 100। तो ये 100 से 100 शहीद हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा 50%। अर्थात मुद्रा स्फीति जो हमको निकल के आ रही है वो कितना निकल के आ रही है, 50%। तो ये मुद्रा स्फीति 50% बढ़ी है। अभी भी ये गणना पूरी नहीं है, इसको ध्यान से सुने, देखें और समझें। ये जो WPI निकल के आया 50% 2022-23 के लिए, क्योंकि मैंने करंट ईयर यही माना है, ठीक है। और ये मान लो कि हमने ये जुलाई के लिए कैलकुलेशन की है, ठीक ऐसे कैलकुलेशन हमने पिछले साल के लिए की होगी, अर्थात जुलाई 2021-22 के लिए, है कि नहीं। ऐसे ठीक कैलकुलेशन हमने पिछले वर्ष के लिए भी की होगी। इसकी तुलना जो हो रही है ये हमें पिछली जुलाई से करनी होती है। ये जो 50% आ रहा है इसकी कंपेयर हम लोग कहां से करेंगे, पिछली वाली जुलाई से करेंगे। मान लीजिए कि पिछली बार जो जुलाई में कैलकुलेशन हमने की थी तो वहां पे हमको आंकड़ा 40% मिला है, मान लेते हैं 40% मिला था। तो आप देखिए कि कितना बढ़ी है, तो आप देख पा रहे हैं क्लियरली कि 10% इंक्रीज यहाँ पे हुआ है। बात क्लियर हो गई आपको, 10% बढ़ी है। तो अखबारों की भाषा में आपको लिखा मिलेगा कि WPI आधारित मुद्रा स्फीति इस बार कितना है, 10% है। और ये जो पिछले वर्ष की तुलना वर्तमान वर्ष से हम लोग कर रहे हैं इसे कहते हैं आधार प्रभाव साथियों। क्या कहते हैं इसे, आधार प्रभाव कहते हैं। आधार प्रभाव बेस इफेक्ट। जो तुलना पिछले वर्ष की हम लोग इस बार से कर रहे हैं इसे क्या कहा जाता है, बेस इफेक्ट कहा जाता है। तथा गणना की इस विधि को पॉइंट टू पॉइंट कैलकुलेशन कहते हैं, पॉइंट टू पॉइंट कैलकुलेशन। बात क्लियर हो गई होगी मुझे उम्मीद है। अब यही सेम मेथड, एग्जैक्ट यही मेथड CPI में अपनाया जाएगा। बस अंतर क्या होगा, आधार वर्ष का बास्केट बदल जाएगी जिसमें भारांश भी बदल जाएगा, और थोक मूल्य के बजाय उसमें क्या हम लोग देखेंगे, कंज्यूमर प्राइस देखेंगे। बात क्लियर हुई। तो मुझे उम्मीद है आपको WPI कैसे कैलकुलेट किया जाता है ये समझ में आ गया होगा। तो ये बहुत ही संक्षिप्त और बहुत ही सटीक तरीके से मैंने आपको कैलकुलेट करना सिखा दिया इन्फ्लेशन रेट WPI का। यही सेम काम आपको CPI में भी कर लेना है। खैर अब आगे बढ़ते हैं। तो अब अगला प्रश्न आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि इस WPI की उपयोगिता क्या है। तो आइए उसको भी समझने का प्रयास करते हैं। तो हेडिंग एक छोटी सी डाल लेते हैं हम लोग, WPI की उपयोगिता। WPI की उपयोगिता। ये देखें ध्यान से, कैलकुलेशन करने के बाद, यही तो प्रश्न आपके दिमाग में आया होगा कि कैलकुलेशन करने के बाद ये जो डेटा हमको 10% का मिला है इसका करेंगे क्या। तो इसको समझने का प्रयास करते हैं। ये डाटा, नंबर एक बात, ये जो डाटा आपको 10% मिला है ये अर्थव्यवस्था की समग्र तस्वीर पेश करता है। समग्र अर्थव्यवस्था में मुद्रा स्फीति दर कैसी चल रही है ये हमें किससे पता चलता है, WPI से पता चलता है, इस आंकड़े से पता चलता है। आप सोचिए ध्यान से कि अगर होलसेल में ही रेट बढ़ रहा होगा तो रिटेल में भी वस्तुएं क्या मिलेंगी, महंगी मिलेंगी। ये हमें CPI मुद्रा स्फीति नियंत्रित करने में मदद करता है। तो पहला पॉइंट यही आप लिख सकते हैं, ये हमें CPI मुद्रा स्फीति
मुद्रास्फीति नियंत्रित करने में मदद करता है, नियंत्रित करने में मदद करता है। कैसे करता है मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। मदद करता है। दूसरा पॉइंट क्या है, इसको भी हम लोग समझते हैं। जब भी कोई निवेशक निवेश करता है तो वह देखता है लाभ होगा या नहीं। निवेशक लाभ का अनुमान लगाता है, उसे कैलकुलेट करता है, तो वो देखेगा कि मेरी लागत कितनी है। मान लीजिए कि लागत उसकी 100 रुपए आ रही है। उसकी लागत कितना आ रही है साथियों? 100 रुपए आती है। और उसको लगता है कि जब लागत के बाद वस्तुएं बिक जाएंगी, निवेश करने के बाद जब पैसा आएगा तो 150 रुपए मिलेंगे। तो क्या 50% लाभ हुआ? उसने सोचा था कि 100 रुपए का निवेश करूंगा, 150 रुपए मिलेंगे। लेकिन मैं क्या पूछ रहा हूं क्वेश्चन, कि क्या 50% का यहाँ पे लाभ है या 50 रुपए का लाभ है? जरूरी नहीं है। क्यों जरूरी नहीं है? क्योंकि आज जो 100 रुपए का निवेश कर रहा है तो उसको 2 साल या 3 साल बाद, जो भी आप माने, कि 150 रुपए मिलेंगे। इस 150 रुपए की क्रय शक्ति भी तो घट जाएगी। क्यों घट जाएगी? क्योंकि मुद्रास्फीति भी क्या हो रही है? बढ़ चुकी होगी। ठीक, मुद्रास्फीति भी बढ़ जाएगी। तो एक्चुअल में लाभ उसे 50 रुपए नहीं हुआ। समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं? मुझे लगता है थोड़ा सा जटिल हो जा रहा है। इसको आप ऐसे समझें, अपना एग्जाम्पल लेकर। मान लीजिए कि आपने 20 लाख रुपए की जमीन खरीदी। कितने की? 20 लाख रुपए की आपने जमीन खरीदी, और 2 या 3 साल बाद उसकी कीमत बढ़कर 30 लाख रुपए हो जाती है। बढ़ के कितना हो जाती है? 30 लाख रुपए हो जाती है। अब सोचिए ध्यान से, तो आपको क्या 10 लाख का फायदा हुआ? बिल्कुल नहीं हुआ, क्योंकि 10 लाख रुपए जो बढ़ रहे हैं इस अवधि के दौरान, तो उस अवधि में मुद्रा की कीमत घट गई होगी, मुद्रास्फीति तब तक बढ़ गई होगी। तो एक्चुअल में आपको 10 लाख का फायदा नहीं हुआ है, कुछ कम हुआ है। तो ये जो कैलकुलेशन का तरीका है, कितना कम फायदा हुआ है आपको, कितनी मुद्रास्फीति बढ़ी है, ये तो इसी से ही पता चलेगा ना। तो यहाँ पर कौन सी मुद्रास्फीति का यूज हो रहा है? WPI आधारित मुद्रास्फीति का। WPI आधारित मुद्रास्फीति का उपयोग करके निवेशक निवेश संबंधी निर्णय लेता है। निवेशक अपने लाभ का क्या लगाता है? अनुमान लगाता है। इस पूरी प्रक्रिया को इंडेक्साइजेशन कहते हैं। इंडेक्साइजेशन, ठीक है। इस पूरी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इंडेक्साइजेशन कहा जाता है। मुझे उम्मीद है कि WPI आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब आइए नेक्स्ट CPI पर चर्चा करते हैं। CPI पूरा नाम होगा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। कैलकुलेशन इसकी कैसे करनी है? जैसे हमने WPI की करी, बस हमको यहाँ पे कंज्यूमर प्राइस ले लेना है। वहां पे हमने थोक मूल्य लिया था। इसमें ध्यान देते हैं हम लोग उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में। इसमें उपभोक्ता मूल्यों का यूज होता है। छोटी छोटी बातें हैं, इसको हम लोग पहले समझ लेते हैं ताकि कोई दिक्कत ना हो। इसमें उपभोक्ता मूल्यों का यूज होता है। उपभोक्ता मूल्यों का यूज होता है। मूल्यों का यूज होता है। और उपभोक्ता मूल्यों का प्रयोग करके हम लोग कीमतों में वृद्धि की गणना करते हैं। कीमतों में वृद्धि की गणना करते हैं। कीमतों में वृद्धि की गणना करते हैं या गणना की जाती है। गणना की जाती है। पहले साथियों CPI आधारित मुद्रास्फीति, पहले CPI आधारित मुद्रास्फीति 4 प्रकार की होती थी। CPI आधारित मुद्रास्फीति 4 प्रकार की होती थी। मुद्रास्फीति 4 प्रकार की होती थी। 4 प्रकार की होती थी। 4 प्रकार की होती थी। अब ये कौन कौन सी थी? आइए देखते हैं इसको। नंबर 1 CPI IW। CPI IW। IW का मतलब है इंडस्ट्रियल वर्कर, ठीक है। इंडस्ट्रियल वर्कर, इंडस्ट्रियल वर्कर, औद्योगिक मजदूर जो हैं। और दूसरा है CPI AL, एग्रीकल्चर लेबर। एग्रीकल्चर लेबर, एग्रीकल्चर लेबर। और तीसरा है CPI RL। CPI RL, RL का मतलब रूरल लेबर, जो ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने वाले हमारे मजदूर भाई हैं। नंबर 4 CPI
UNME, अर्बन नॉन मैनुअल एम्प्लॉयज। ये 4 प्रकार की ये मुद्रास्फीति पहले हुआ करती थी हमारे पास। इन चारों CPI का क्या उद्देश्य था, पहले इसको हम लोग समझ लेते हैं ताकि आगे कोई दिक्कत, परेशानी, कष्ट, समस्या, तनाव, चिंता, दुख, दर्द, पीड़ा ना हो आपको। उद्योग क्षेत्र में कार्यरत मजदूरों के लिए अलग से मुद्रास्फीति दर की गणना उपभोक्ता मूल्यों के आधार पर की जाती थी। ये आप देख रहे हैं ना, इंडस्ट्रियल वर्कर के लिए अलग से CPI था। ऐसे ही कृषि क्षेत्र के लिए मजदूरों के लिए, ग्रामीण क्षेत्र के मजदूरों के लिए, और चौथी चीज जो है ये जो अर्बन नॉन मैनुअल है कि जिनको शहरी क्षेत्रों में स्वतः ही ऑटोमेटिक रोजगार मिला है, इन सबके लिए अलग अलग मुद्रास्फीति की गणना होती है। तो आप खुद सोच लीजिए कि इस मेथड में कई सारे फ्लॉज हैं, अर्थात विसंगतियां हैं। पता चल रहा है कि एक ही आदमी कभी कृषि क्षेत्र में मजदूरी कर रहा है तो कभी ग्रामीण क्षेत्र में, फिर उसको काम नहीं मिल पा रहा है तो शहर भाग जा रहा है। इसीलिए क्या काम किया गया था कि जो है ये मुद्रास्फीति में जो कमियां थी इनको दूर करने के लिए हम लोग एक नई मुद्रास्फीति ले आए, CPI-C, अर्थात सबको कंबाइंड करके देखा जाए, CPI-C। ये जो है CPI-UNME, इसे तो 2008 में ही समाप्त कर दिया गया था। और ये जो तीनों आपके बच रहे हैं, इनकी जो गणना है, बात क्लियर हो पा रही है, इनकी गणना श्रम ब्यूरो द्वारा की जाती है। विसंगतियां होने के कारण इनकी कोई खास उपयोगिता नहीं है और CPI की एक नई श्रृंखला लाई गई जिसको हमने आपको बताया CPI-C। अब CPI-C संयुक्त, C का मतलब है कंबाइंड, CPI-C, C का मतलब है कंबाइंड। इसके 2 पार्ट हैं। एक पार्ट है जिसको कहा जाता है CPI-R, R का मतलब रूरल है, ग्रामीण, और एक है CPI-U, अर्बन, ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले उपभोक्ता के लिए कीमतें कितनी बढ़ी, इसके लिए कौन है, CPI-R है। शहरी क्षेत्र में रहने वाले उपभोक्ता के लिए कीमतें कितनी बढ़ी हैं, इसके लिए क्या है, CPI-U है। और फिर इन दोनों का गुणोत्तर माध्य निकाल लेने पर, इन दोनों का क्या करें, गुणोत्तर माध्य निकाल लें तो उससे हमको क्या मिल जाता है, CPI-C प्राप्त हो जाता है। गुणोत्तर माध्य आपने गुणोत्तर श्रेणी में पढ़ा होगा, GP में। GP कैसे चलती है, AR स्क्वायर, इस तरीके से डॉट डॉट डॉट, इसका NS टर्म वगैरह आपने पढ़ा होगा, TN, AR⁻n-1, है ना। देखिए ध्यान से, और इसका गुणोत्तर माध्य, अब इसमें आप देखिए कि इसमें जो ये R होता है, R को हम लोग कहते हैं कॉमन रेशियोज, ये सार्वनुपात हिंदी में कहा जाता है, और ये निकाला जाता है T2/T1 करके। AR को आप A से भाग दे दीजिए तो A से A कट जाएगा तो क्या मिल जाएगा, R। ऐसे ही AR स्क्वायर को आप अगर डिवाइड कर देंगे AR से, तो R से R कट जाएगा A से, फिर भी क्या मिल जाएगा, R। तो सार्वनुपात सेम रहता है तो वो गुणोत्तर श्रेणी बन जाती है। और गुणोत्तर श्रेणी में गुणोत्तर माध्य निकालने का क्या तरीका है, जैसे मान लीजिए कि ये 2 संख्याएं हैं AB, तो इनका जो गुणोत्तर माध्य है वो G, तो ये G² बराबर AB होता है, ठीक है। तो G बराबर √AB, यानी पहली संख्या और तीसरी संख्या दोनों का मल्टीप्लाई करके रूट निकाल लेने पर गुणोत्तर माध्य हमको पता चल जाता है। अब ये कैसे आया, ये सब मैथमेटिक्स की बात है, फिलहाल देख लें। अब जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे डिवाइड कर दीजिए आप, तो दूसरे पद को पहले से, ऐसे ही तीसरे पद को दूसरे से, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो G² = AB आ जाएगा, जो कि यहाँ पे लिखा गया है। खैर, हम वापस आते हैं इकोनॉमिक्स पे, मैथ कभी बाद में पढ़ेंगे। खैर, हमने आपसे कहा कि ये CPI जो C है, ये गुणोत्तर माध्य अगर हम लोग निकाल लें CPI-R और CPI-U का, तो हमको प्राप्त हो जाता है। और ये जो CPI-C है साथियों, CPI-C, इसके लिए बेस ईयर वो 2012 है। इसमें जनवरी से दिसंबर तक बेस ईयर लिया गया है, ठीक है। और इसकी बास्केट में 6 कैटेगरी है, 6 कैटेगरी है। उसमें कितनी थी, 3। अभी मैं आपको अंतर भी बताऊंगा। इसके लिए 6 कैटेगरी बनाई गई है। और इसमें क्या होता है कि वस्तुएं और सेवाएं दोनों शामिल होती हैं। अब इसमें शामिल क्या क्या है मैं आपको बता देता हूं। एक तो चीज है खाद्य और पेय पदार्थ, खाद्य और पेय पदार्थ, बेवरेज जिसको कहते हैं, एक चीज हो गई।
दूसरी चीज है आवास, आवास। तीसरा है ईंधन एवं प्रकाश, ईंधन एवं प्रकाश। चौथी चीज है कपड़े और जूते, कपड़े और जूते। पांचवी चीज है पान, तंबाकू और नशीला पदार्थ, और नशीला पदार्थ, नशीला पदार्थ। और छठा है आपका विविध, और इसी विविध में सेवाएं शामिल होती हैं। एक बात और मैं आपको बता देता हूं, नोट। CPIR में आवास मुद्रास्फीति पर विचार नहीं किया जाता, आवास मुद्रास्फीति पर विचार नहीं किया जाता, पर विचार नहीं किया जाता, नहीं किया जाता। क्यों नहीं किया जाता? क्योंकि ये माना जाता है कि ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोग किराए पर घर नहीं लेते हैं। बात क्लियर हुई आपको? हम लोगों ने अब तक ये समझ लिया कि WPI और CPI क्या है, और मैं अब आपसे अंतर पूछ लेता हूं ताकि आपका रिवीजन हो जाए। WPI और CPI में अंतर, CPI में अंतर। ध्यान दीजिए कि पहला अंतर क्या है। WPI का बेस ईयर, बेस ईयर कितना बताया हमने आपको? 2011-12। जबकि CPI का वो कितना बता रहा हूं? 2012। जबकि CPI का 2012 है। WPI की कैलकुलेशन, WPI की गणना किसके द्वारा की जाती है? ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर द्वारा, एडवाइजर द्वारा। और CPI की, जबकि CPI की गणना, CPI की गणना NSO द्वारा की जाती है, NSO, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, ठीक है, इसके द्वारा की जाती है। नंबर 3, WPI की बास्केट में तीन कैटेगरी, जबकि CPI में कितनी कैटेगरी? 6। जबकि CPI की बास्केट में 6 कैटेगरी होती है, 6 कैटेगरी होती है। नंबर चौथा अंतर जो है इसका, WPI में हमने आपको बताया कि सिर्फ वस्तुओं को शामिल किया जाता है। WPI में सिर्फ गुड्स को शामिल किया जाता है, सिर्फ वस्तुओं को शामिल किया जाता है, वस्तुओं को शामिल किया जाता है, वस्तुओं को शामिल किया जाता है, शामिल किया जाता है। जबकि CPI में दोनों को शामिल किया जाता है, जबकि CPI में दोनों अर्थात वस्तुओं और सेवाओं, जबकि CPI में वस्तुओं और सेवाओं दोनों को शामिल किया जाता है, वस्तुओं और सेवाओं दोनों को शामिल किया जाता है, दोनों को शामिल किया जाता है, सम्मिलित किया जाता है, जो भी आपको अच्छा लगे आप लिख सकते हैं, शामिल किया जाता है। नंबर 5, WPI में होलसेल प्राइस का यूज होता है, WPI में होलसेल प्राइस का यूज होता है, होलसेल प्राइस का, जबकि CPI में कंज्यूमर प्राइस का यूज होता है, जबकि CPI में कंज्यूमर प्राइस का यूज होता है। प्राइस का यूज होता है। इतनी बात क्लियर हुई? तो ये 5 अंतर है। अब प्रश्न ये उठता है कि CPI की उपयोगिता क्या है। आइए इसको भी देख लेते हैं। जैसे हमने WPI की उपयोगिता देखी थी, तो हम लोग यहाँ पे हेडिंग फिर से लगा लेते हैं। इस बार CPI की उपयोगिता, CPI की उपयोगिता। नंबर 1, यह सूचकांक उपभोक्ता की क्रय शक्ति में परिवर्तन को दिखाता है, क्रय शक्ति में परिवर्तन को दिखाता है।
परिवर्तन को दिखाता है। ठीक है ना, क्योंकि अगर सीपीआई ये रेट बढ़ेगा तो इससे हम लोग अफेक्ट होंगे, हमारी क्रय शक्ति क्या होगी, घटेगी। तो ये उस बात को हमको बताता है। दूसरी बात देखिए ध्यान से, एक बात मैंने आपको बताई है कि भारत ने मुद्रास्फीति के लिए 4± 2% का लक्ष्य रखा है। एमपीसी इसी के अनुसार, एमपीसी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, याद होगा आपको, एमपीसी अर्थात मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी इसी के अनुसार अपनी मौद्रिक नीति की समीक्षा करती है। तो अभी तक आपको मैंने ये नहीं बताया कि ये 4±2% कौन सा होता है, डब्ल्यूपीआई होता है या सीपीआई होता है। तो साथियों ये सीपीआई वाला होता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ये कौन सा वाला होता है, सीपीआई वाला होता है। अर्थात सीपीआई आधारित मुद्रास्फीति को आधार मानकर एमपीसी अपने मौद्रिक नीति की समीक्षा करती है। कहने का मतलब दरों को बढ़ाया या घटाया जाए इस पर विचार करती है। तो मुझे उम्मीद है ये दोनों उपयोगिता भी आपको बहुत अच्छे ढंग से समझ में आ गई होगी। अब 2 शब्द और है साथियों जिनकी मैं यहाँ पर चर्चा करता हूँ, उसके बाद मैं आज की क्लास यहीं पर समाप्त करूंगा। ये 2 शब्द हैं हमारे पास, कोर इन्फ्लेशन और एक है हमारा हेडलाइन इन्फ्लेशन। ये ऐसे ही लिखा जाएगा देवनागरी लिपि में, हेडलाइन इन्फ्लेशन। ठीक है, कोर इन्फ्लेशन, हेडलाइन इन्फ्लेशन। देखिए हमने अभी तक डब्ल्यूपीआई और सीपीआई अच्छे ढंग से समझ लिया है। तो ये कोर इन्फ्लेशन डब्ल्यूपीआई में होता है और हेडलाइन इन्फ्लेशन भी डब्ल्यूपीआई में होता है। इसी तरीके से सीपीआई में कोर इन्फ्लेशन होता है जिसे सीपीआई कोर इन्फ्लेशन कहेंगे, और ऐसे ही सीपीआई हेडलाइन इन्फ्लेशन कहा जाएगा। आइए इसको समझने का प्रयास करते हैं कि ये होता क्या है। देखिए सबसे पहले डब्ल्यूपीआई को समझ लेते हैं कि डब्ल्यूपीआई कोर इन्फ्लेशन और डब्ल्यूपीआई हेडलाइन इन्फ्लेशन क्या है। देखिएगा ध्यान से, मैं ऐसे एक कॉलम बना देता हूं, यहाँ पर कोई दूसरा रंग ले लेता हूं। ये देखिएगा आप लोग, इसमें क्या होता है, अर्थात मैं किसकी बात कर रहा हूं, डब्ल्यूपीआई कोर इन्फ्लेशन की। इसमें डब्ल्यूपीआई की बास्केट में से खाद्य वस्तुओं एवं ईंधन के प्रभाव को हटा दिया जाता है। ईंधन के प्रभाव को हटा दिया जाता है। तो हटा दिया जाता है तो जो इन्फ्लेशन मिलता है उसे हम लोग कहते हैं डब्ल्यूपीआई कोर इन्फ्लेशन। अभी मैं आपको समझाऊंगा क्यों हटाते हैं। और डब्ल्यूपीआई हेड इन्फ्लेशन, इसमें जो संपूर्ण बास्केट का प्रयोग किया जाता है, जैसे हमने अभी पीछे देखा था, तो क्या था, हेडलाइन इन्फ्लेशन था, डब्ल्यूपीआई हेडलाइन इन्फ्लेशन जो 10% आया था। इसके अंतर्गत मुद्रास्फीति की गणना करते समय डब्ल्यूपीआई की संपूर्ण बास्केट का प्रयोग किया जाता है। अब आइए सीपीआई पर चर्चा कर लेते हैं। सीपीआई कोर इन्फ्लेशन क्या है? यदि सीपीआई की बास्केट से खाद्य वस्तुएं और ईंधन के प्रभाव को हटा दिया जाए, तो प्राप्त मुद्रास्फीति सीपीआई कोर इन्फ्लेशन कहलाती है। और इसके अंतर्गत यहाँ जो होगा सीपीआई हेडलाइन इन्फ्लेशन, सभी घटकों का प्रयोग किया जाएगा, जैसे यहाँ पे किया जा रहा है। तो इसको भी लिखना है, चलो लिख ही देता हूं, आप भी याद करोगे कि कोई अच्छा खासा टीचर है। इसके अंतर्गत सीपीआई के
सभी घटकों का प्रयोग करके मुद्रास्फीति की गणना की जाती है। मुद्रास्फीति की गणना की जाती है। अब मैंने आपसे ये जो सवाल शुरुआत में पूछ लिया, देखिए मैं कोशिश करता हूं कि आपको ऐसी फील आए कि आप लोग ऑफलाइन क्लास में ही बैठकर पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो मैंने जैसे आपसे कहा कि आपके दिमाग में ये प्रश्न उठेगा कि ये हटाते क्यों। तो हटाते इसलिए हैं साथियों, खाद्य वस्तुओं और ईंधन को इसलिए हटा दिया जाता है क्योंकि इनकी कीमतों में बहुत तेजी से उतार चढ़ाव होता है, ये बहुत तेजी से बदलती हैं। तो इससे हमें मुद्रास्फीति की अस्थायी जानकारी नहीं मिल पाती है। आप देखते होंगे ना, पेट्रोल के दाम डेली जो है बढ़ते रहते हैं, घटते रहते हैं इस तरीके से। तो इससे हमें अस्थायी मुद्रास्फीति की जानकारी नहीं प्राप्त हो पाती है। इसीलिए ये मुद्रास्फीति जो कोर इन्फ्लेशन है, इसे मुख्य मुद्रास्फीति कहते हैं। तो इसीलिए इन दोनों चीजों को हटा दिया जाता है ताकि एक बेहतरीन और सटीक आंकड़ा हमारे पास उपलब्ध हो। तो मुझे उम्मीद है आपको WPI और CPI बहुत अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। कैलकुलेशन मैंने बहुत अच्छे ढंग से आपको बताई है कैसे की जाती है। तो इस तरीके से करके हम लोग WPI और CPI की जो मुद्रास्फीति दर है उसको हम लोग निकाल लेते हैं। और कंफ्यूजन किसी प्रकार का नहीं होना चाहिए, आपको बहुत ही सटीक और प्रमाणिक तरीके से बताया गया है। लोग टाइटल डाल देते हैं लेकिन वो कैलकुलेशन इस तरीके से, ये जो हमने आपको फार्मूला वगैरह बताया समेशन RW, ये सब कोई चर्चा नहीं करता है। व्यूज के चक्कर में इस तरीके की भ्रांतियां वो लोग क्रिएट कर देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप अगर पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे ढंग से बातें समझ में आएंगी। तो मुझे उम्मीद है आपको ये लेक्चर काफी इंटरेस्टिंग और बहुत ही बेहतरीन लगा होगा। तो आपसे अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, हमारा सहयोग करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें और इसे सब्सक्राइब करना अर्थात हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद साथियों, मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट क्लास में PPI के साथ। धन्यवाद।